गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज अपन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई, क्या उद्देश्य थे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस प्रकार से हुई, इसके अचानक तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने की, इसकी स्थापना के क्या चरण थे, इसका अपन आज अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 19 के बीच में चला, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। यह राष्ट्रसंघ का उदय हुआ था। राष्ट्रसंघ ने राष्ट्रसंघ की स्थापना के उद्देश्य में कुछ सफलता मिली, परंतु उन सफलताओं के बावजूद दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कि 1939 से 45 के बीच में चला। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो राष्ट्रसंघ अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ और उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई। तो उसी राष्ट्रसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो संस्था अस्तित्व में आई, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से अपन जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्यालय को खरीदने के लिए जो जमीन दी, वो अमेरिका के जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने इसके लिए 85 लाख रुपए की रकम दान दी और उससे 7 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई। न्यूयॉर्क के नगर प्रशासन ने भी उसमें कुछ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई और इस संगठन की इमारत 1952 में बनकर तैयार हो गई। उन्नीस सौ 45 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी। तो 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का जो पहला सत्र हुआ, वो लंदन में हुआ था। जब 1952 में इसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, तो उसके बाद तो अपने सत्र इसके वहीं न्यूयॉर्क के जो अपना मुख्यालय वहीं पे होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय को बनाने के लिए, उसको खरीदने के लिए जो जमीन के लिए जो पैसा दिया, वो दिया जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यकायकी नहीं हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन के निर्माण की दिशा में दूसरा प्रयास था। इससे पहले राष्ट्रसंघ की स्थापना हो चुकी थी। राष्ट्रसंघ की असफलता ने एक ऐसे नए संगठन की स्थापना के विचार को दिया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक क्षमतापूर्ण व न्यायोचित बनाने में केंद्रीय भूमिका अदा कर सके।
यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा तथा 5 राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा 8 यूरोपियन निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ। इस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य का आह्वान किया गया, जिसमें लोग शांति व सुरक्षा के साथ रह सके। इस घोषणा के उपरांत अटलांटिक चार्टर पर 14 अगस्त 1941 पर हस्ताक्षर हुए। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म का सूचक माना जाता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में पहला चरण जो प्रारंभ होता है या पहला चरण जो माना जाता है वो है अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर से। इस अटलांटिक चार्टर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा हस्ताक्षर किए गए। चर्चिल और रूजवेल्ट के द्वारा इस अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए अटलांटिक चार्टर ने एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया जहां सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रह सके तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सके। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया। इंग्लैंड, चीन, सोवियत संघ तथा अमेरिका द्वारा 30 अक्टूबर 1943 को सामान्य सुरक्षा से संबंधित मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा भी शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विचार का अनुमोदन करती थी। नवंबर-दिसंबर 1943 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत संघ के प्रमुख स्टालिन ने तेहरान में मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हेतु विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुख्य मित्र राष्ट्र नेताओं की प्रथम बैठक थी। 1944 में अगस्त से अक्टूबर तक सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑस्क एस्टेट में कई बैठकें आयोजित की गई, जिनका उद्देश्य एक शांति रक्षक संगठन की योजना बनाना था। वे एक प्राथमिक योजना का खाका खींचने में सफल हुए। 7 अक्टूबर 1944 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावित ढांचे को प्रकाशित किया गया। इनमें प्रस्तावों पर आगे चलकर याल्टा सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया, जहां सोवियत संघ, अमेरिका व ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई। अंत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित की बैठक हुई। अंत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित इस सम्मेलन को सभी सम्मेलनों की समाप्ति करने वाला सम्मेलन माना गया, जहां नए संगठन का संविधान तैयार किया गया। 26 जून 1945 को सभी 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सका, किंतु थोड़े समय बाद चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह भी संस्थापक देशों की सूची में शामिल हो गया। इस प्रकार 50+1 मतलब 50 प्लस पोलैंड 51 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले थे। लिखित अनुमोदनों की अपेक्षित संख्या अमेरिकी विदेश विभाग में जमा हो जाने के बाद 24 अक्टूबर 1945 से चार्टर प्रभावी हो गया और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1945 तक सभी हस्ताक्षरकर्ता देश चार्टर का अनुमोदन कर चुके थे। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ
की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के इन चरणों को अगर अपन एक एक बांट के अध्ययन करें तो पहला था अटलांटिक चार्टर। अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट व ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के मध्य हुआ, जिसमें सभी राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने पर सहमति बनी। इसे यूएनओ की स्थापना में प्रथम कदम मान सकते हैं। मतलब अब अपन अध्ययन करेंगे कि किस किस कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से यूएनओ की स्थापना हुई। तो 5 चरणों में अपन उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला, अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। दूसरा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1942। इस सम्मेलन में 26 राष्ट्र फांसीवादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए एकत्रित हुए थे। इन 26 राष्ट्रों के संघ को मित्र संघ नाम दिया गया, जो आगे चलकर यूएनओ में परिवर्तित हो गया। डम्बार्टन आस्क सम्मेलन, इसमें यूएनओ के 6 अंगों की संरचना व कार्य प्रणाली पर सहमति बनी, लेकिन सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर सहमति नहीं बनी। डम्बार्टन आस्क अमेरिका में कई चरणों में एक सम्मेलन हुए। उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों पर सहमति बनी, परंतु सुरक्षा परिषद में मतदान कैसा होगा इस पर सहमति नहीं बन पाई। फरवरी 1945 में याल्टा में एक सम्मेलन हुआ। मतलब फरवरी 1945 को जो सुरक्षा परिषद की डम्बार्टन आस्क में सहमति नहीं बन पाई थी, वो याल्टा में फरवरी 1945 में सुरक्षा परिषद की मतदान प्रणाली पर सहमति बनी और 5 स्थायी सदस्यों को दोहरा वीटो दिया गया। दोहरा निषेधाधिकार या वीटो पावर प्रदान किया गया। दोहरा निषेधाधिकार क्या है? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को महत्वपूर्ण मामलों पर सहमति के साथ यदि महत्वपूर्ण व सामान्य प्रश्न को लेकर विवाद हो जाए तो उसमें भी 5 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। मतलब निषेधाधिकार क्या है कि कोई भी निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति से ही लिया जाएगा। 5 सदस्यों की में से सभी की सहमति आवश्यक है। महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय। अब कोई ये विवाद खड़ा हो जाए कि प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नहीं है, तो उसका निर्धारण भी यही 5 राष्ट्र करेंगे, तो ये डबल वीटो हो गया उसको। मतलब दोहरा निषेधाधिकार का मतलब यही है कि निषेधाधिकार वीटो पावर, ये डबल वीटो हो गया कि कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण विषयों पर वीटो पावर है। अब महत्वपूर्ण विषय है या सामान्य विषय है, इस पर कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका निर्धारण भी वो 5 स्थायी सदस्य करेंगे। तो कुल मिला के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, दोहरा निषेधाधिकार प्राप्त है। याल्टा सम्मेलन के बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ 1945 में, जिसमें यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसी के परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए उस चार्टर में एक प्रस्तावना, 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय थे, जिनमें यूएनओ की संरचना और कार्य प्रणाली का विश्लेषण किया गया है, वर्णन किया गया है। चार्टर में यूएनओ की 5 आधिकारिक भाषाएं रखी गई: अंग्रेजी, चीनी, रूसी, स्पेनिश और फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, अंग्रेजी, ये 5 आधिकारिक भाषाएं यूएनओ की रखी गई। बाद में 1983 में अरबी को इसमें सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से यूएनओ की अभी वर्तमान में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी। अरबी को 1983 में
सम्मिलित किया गया।